हेलो माय डियर्स, मैं के पवन आप तमाम छात्रों का अपने चैनल जीनियस फैक्ट्री पे स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बार 10 क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का ये 10 क्वेश्चन चैप्टर वंशागति का आणविक आधार से है। पहला सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरा सीरीज है। हम लोग आज फिर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर का डील करेंगे। आशा करता हूं आप मस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिना समय गंवाए हुए मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे। और पिछली बार की तरह एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि क्वेश्चन 10 ही हैं, लेकिन वास्तव में मैं 40 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम इलोबरेट करके मैं आपको बताऊंगा। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन इज जनरली डन। उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। ऑप्शन इज देयर, अल्ट्रावायलेट रे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे। ठीक है, ये ऑप्शन सी है। सॉरी, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। तो करा है कि म्यूटेशन जब कराया जाता है किस रे की सहायता से कराया जाता है। तो देखिए, म्यूटेशन गामा रे की सहायता से कराया जाता है। किसकी सहायता से कराया जाता है? गामा रे की सहायता से कराया जाता है। ठीक, तो आंसर इज गामा रे। आप जानते हैं म्यूटेशन किसको कहते हैं? सडन चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन अचानक होने वाला परिवर्तन, जैसे आप देखते हैं किसी का अचानक 5 की जगह हाथ में 6 उंगली हो गया, ये म्यूटेशन है। ये म्यूटेशन का कुछ ना कुछ कारण होता है। म्यूटेशन जिस सब्सटेंस के कारण होता है उसको हम लोग म्यूटाजेनिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, और यहां हम गामा रे की सहायता से चाहें तो म्यूटेशन करा सकते हैं। ठीक, आजकल म्यूटेशन करा करके म्यूटेशन ब्रीडिंग कराई जा रही है, जिससे नए नए प्लांट्स प्राप्त किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। करा है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा, एक सेंट्रल डॉगमा पढ़े हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एमआरएनए के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यही आरएनए से जब प्रोटीन बन जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सेंट्रल डॉगमा, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को, यहां यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और इसी का हिंदी होता है, इसको हम लोग प्रतिलेखन कह लीजिए या ट्रांसक्रिप्शन कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्क्रीन पर देखेंगे। कहता है, हाउ मेनी कोड्स आर देयर इन द जेनेटिक कोड। आनुवांशिक कोड में कितने कोड होते हैं? तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रहना चाहिए। तो आनुवांशिक कोड में कितना टोटल कोड होता है? तो टोटल होता है 64। जो ये कूट होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होता है। इसको, इस कूट को किसने दिया था? तो एक बार जब ऐसे बनाए ना, पीछे वाला थोड़ा सा
रिवाइज कर लेना है। ये आनुवांशिक कोड किसने दिया, जो अभी हम 3-3 वाला पढ़ रहे हैं, ये दिया था जॉर्ज गैमो ने। किसने दिया था? जॉर्ज गैमो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन कहता है हु प्रपोज द ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन है क्या? तो जीन रेगुलेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जीन के एक्सप्रेशन के लिए, जीन के रेगुलेशन के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि कई जीन मिलके रेगुलेशन का ये काम करते हैं, एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और उन जीन के समूह को तो वैज्ञानिक था, नाम है जैकब और मोनार्ड। उसने कहा कि ये ग्रुप ऑफ जो जीन है उसको उसने एक ओपेरॉन कहा था, और इसी से संबंधित उसने ओपेरॉन मॉडल दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन। मतलब मानव में त्वचा की रंगों की वंशागति किसका उदाहरण है? एक जीन की वंशागति का, 2 जीन की वंशागति का, अधिक जीन की वंशागति का, या इनमें से सभी? तो देखिए, सामान्यतः मेंडल कहा गया है कि एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कहीं कहीं ये देखा गया है कि देखिए स्किन का कलर एक जीन से नहीं होता, कई जीन मिलके इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसी को स्किन का कलर हो गया, हमारा हेयर कलर हो गया, तो इसको एक जीन कंट्रोल नहीं करता, कई जीन करता है। तो एक किसका परिणाम है? इनहेरिटेंस ऑफ मोर जीन, अधिक जीन की वंशागति। एक से अधिक जीन, यानी मोर देन 1 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन कलर। ठीक है, तो आपका स्किन कलर एक जीन रेगुलेट नहीं करता, कई जीन मिलकर रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, 6th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। कहता है द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहां संपन्न होती है? प्रोटीन संश्लेषण कहां संपन्न होता है? तो हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम में संपन्न होता है। ठीक है, राइबोसोम में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस कहते हैं, लवक है जो क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड है, और ये सेंट्रोसोम, जानते ही हैं आप लोग कि यही सेंट्रोसोम हम लोगों के सेल को डिवाइड करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। सेंट्रोसोम में एनिमल सेल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, 7th नंबर क्वेश्चन, हु डेवलप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा समझना नहीं है, यहां सिर्फ ये जानना है हु डिस्कवर्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो नाम क्या है? एलेक जेफरी। क्या नाम है? एलेक जेफरी। एलिस जेफरी ने ही ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिससे कि हम संतान के जनक का निर्धारण करते हैं, ये सब काम करते हैं, क्रिमिनल को पकड़ते हैं, ये सब मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी यदि हो जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से क्रिमिनल को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन, जंपिंग जीन इज कॉल्ड। जंपिंग जीन, देखिए जंपिंग जीन ट्रांसपोजॉन को कहते हैं। हम लोगों में कुछ जीन्स या कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनका लोकेशन हमेशा चेंज होते रहता है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो जंपिंग जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। जंपिंग जीन एक्सप्रेशन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजॉन। जंपिंग जीन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोजॉन। पहले इसको साइलेंट जीन माना जाता था कि एक्सप्रेस ही नहीं है, लेकिन अब जो नया अनुसंधान आया है उसके अनुसार ये जंपिंग जीन भी जीन एक्सप्रेशन में इसकी भूमिका है। चलिए नेक्स्ट, 9th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेन इनिशिएशन कोडॉन। इनमें कौन चेन इनिशिएशन कोडॉन है, माने श्रृंखला को प्रारंभ कौन करता है? इनिशिएशन कोडॉन। तो आनुवांशिक कोड में 2 तरह के कोडॉन, एक समापन और प्रारंभन कोडॉन पढ़ा था। समापन कोडॉन 3 था, UAA, देखिए UAA,
UAG, एगो था AUGA, ये समापन कोडॉन था। इनिशिएशन कोडॉन कौन है? AUG। यद्यपि आप जानते हो तो एक्सेप्शन के तौर पे प्रोकैरियोट्स में GUG भी इनिशिएशन कोडॉन के रूप में कार्य करता है। ठीक, चलिए अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। When in any mutation pyrimidine is substituted in place of purine, it is called। कहता है कोई म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेशन में प्यूरिन बदल गया पायरिमिडीन से। प्यूरिन किससे बदल रहा है? पायरिमिडीन से। तो आपको याद रखना है, जब प्यूरिन से प्यूरिन बदले या प्यूरिन से पायरिमिडीन बदले, आपस में बदले, जैसे एडेनिन का पोजीशन ले ले थायमीन, या थायमीन का पोजीशन ले ले एडेनिन, या साइटोसिन पोजीशन ले ले ग्वानिन का, और ग्वानिन पोजीशन ले ले साइटोसिन का। तो अगर आपस में ही हो जाए, प्यूरिन प्यूरिन से बदल जाए, पायरिमिडीन पायरिमिडीन से बदल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। लेकिन जब प्यूरिन पायरिमिडीन से बदल जाए या पायरिमिडीन प्यूरिन से बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सन। याद रखना है, ट्रांसवर्सन। मेरी बात आप समझ रहे हो? याद रखना है कि जो प्यूरिन है, अगर उसका बदलाव प्यूरिन से ही हो जाए, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार से, तो वो ट्रांजिशन है। और यदि प्यूरिन का बदलाव पायरिमिडीन से हो जाए, तब वो ट्रांसवर्सन है। तो आंसर इज ट्रांसवर्सन, आंसर इज ट्रांसवर्सन। तो ये 10th क्वेश्चन था और हम लोग आज 10 क्वेश्चन किए और धीरे धीरे अपने आगे की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। थैंक यू।